वेलकम टू द ऑडियो क्लास डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस पे। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड और सेफ्टी से रिलेटेड आज हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। पहले हम कोशिश करेंगे ये समझने की हेल्थ किसे कहते हैं। ठीक है, हेल्थ इज द नॉर्मल एंड हेल्थी स्टेट ऑफ mind and body, physically fit to have no disorder, illness or disease. Health refers to a person's physical, emotional and psychological well-being. हेल्थ में तीनों चीजें आती है। एक इंसान की दिमाग, उसकी फिजिक और उसकी इमोशनल हेल्थ, तीन चीजें आती हैं इसमें। उसका दिमाग ठीक होना चाहिए, मेंटल कोई इलनेस नहीं होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल कोई इलनेस नहीं होना चाहिए, जैसे डिप्रेशन वगैरह बहुत सारी जो साइकोलॉजिकल इलनेसेस है, मेंटल इलनेसेस है, उनकी एब्सेंस यानी कि वो नहीं होनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि एक जो बंदा है, एक इंसान जो है मेंटली फिट है। ठीक है, इसका दिमाग ठीक है, मेंटली वो हेल्दी है। फिर अहम चीज जो मेन होता है वो है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में आएगा कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। जो हम जिसके रिलेटेड हम ज्यादातर कॉन्शियस रहते हैं हेल्थ रिलेटेड, यानी कि फिजिकल कोई एलिमेंट नहीं होने चाहिए, कोई डिजीज नहीं होने चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, फिजिकली साउंड होना चाहिए, उसको कहते हैं फिजिकल हेल्थ। हो गया मेंटल हेल्थ, फिर हो गया फिजिकल हेल्थ। तीसरा है इमोशनल वेलबींग। इमोशनली वो ठीक होना चाहिए, साइकोलॉजिकली वो ठीक होना चाहिए, उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, मिजाज अच्छा होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि एक इंसान जो है साइकोलॉजिकली इमोशनली ठीक है। हेल्थ अगर हम शॉर्ट में डेफिनेशन लिखे, हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ डिजीज और एलमेंट्स। ठीक है, इन द माइंड, इन द बॉडी एंड इन इमोशंस। तीनों चीजों में इंसान में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि एक इंसान हेल्दी है। हेल्थ के बाद हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हाइजीन किसे कहते हैं, है ना। हाइजीन, hygiene refers to good practices that prevent disease and leads to good health. हाइजीन में आता है हम जो प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है, हम जो प्रिवेंशंस करते हैं बीमारियों से दूर रहने के लिए, साफ सफाई रखते हैं, साफ खाना खाते हैं, साफ जगह पे बैठते हैं, साफ जगह पे चलते हैं, ताकि कोई इन्फेक्शन कैच ना करे, हम कोई इन्फेक्शन बॉडी में ना हो, तो उस चीज को हम बोलते हैं हाइजीन। बीमारियों से बचना, परहेज करना, प्रिवेंशन करना, इन्फेक्शन से बचना, ऐसे जो प्रैक्टिसेस होते हैं, ऐसे जो काम होते हैं, उनको बोलते हैं हाइजीन। इसमें सफाई आती है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। वेस्ट वाटर जो होता है, जो हमारे किचन से निकलता है, हमारे घरों से, बाथरूम से निकलता है, उसको हम प्रॉपरली कहीं पे जो है ड्रेनेज करते हैं, डिस्पोज करते हैं, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है, उससे भी बीमारियां फैलती है। तो इसको हम प्रॉपरली जो है डिस्पोज करते हैं। या इसके साथ जो घर में जो कूड़ा कचरा, वेस्ट मटेरियल जमा होते हैं, उनको सही पे डिस्पोज करना, फेंक देना कहीं पे सेफ जगह पे जहाँ से कोई खतरा ना हो सेहत को। ठीक है, उसे हम हाइजीन कहते हैं। और जो हम ड्रिंकिंग वाटर, पीने का जो पानी होता है, जो हम पीते हैं, वो साफ होना चाहिए, उसका ख्याल रखना, उसको कहते हैं हम हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। इट रेफर्स ऑल एक्टिविटीज दैट आर डन टू इम्प्रूव एंड प्रिजर्व मेंटेन गुड हेल्थ। सारे जितने भी काम है, जितने भी प्रैक्टिसेस है जो हमारी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, हमारे हेल्थ को ठीक रखते हैं, उनको बोलते हैं हम हाइजीनिक प्रैक्टिसेस या हाइजीन रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। सेफ्टी प्रैक्टिसेस किसे कहते हैं? डिफाइन सेफ्टी प्रैक्टिसेस। Safety practices are generally written methods outlining how to perform a task with minimum risk to people, equipment, materials, environment and processes. अब देखते हैं जो फैक्ट्री में हम काम करते हैं या कहीं पे भी अगर हम काम करते हैं, वहाँ पे कुछ गाइडलाइंस लिखी होती है। अगर आप इस मशीन को यूज कर रहे हैं, इसको कैसे आप यूज करेंगे ताकि आपकी सेहत को कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई इंजरी ना पहुंचे। ठीक है ना, सेफ्टी प्रैक्टिस में कुछ गाइडलाइंस
دی جاتی ہے، اس سے ہم جو ہے انجری سے بچتے ہیں، اپنے صحت کو نقصان پہنچانے سے بچتے ہیں. ایسے کاموں کو ہم بولتے ہیں سیفٹی پریکٹسز. سیفٹی از اٹ موسٹ امپورٹنٹ، بہت ضروری ہے ہماری صحت کے لیے. جہاں پہ کہیں پہ بھی ہم کام کریں جہاں پہ ہماری صحت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ رہتا ہے، جیسے فیکٹریز میں، کمپنیز میں کیمیکلز کا یوز ہوتا ہے، یا کہیں پہ الیکٹرک ڈپارٹمنٹس میں، یہ الیکٹرک گریڈس میں جب جو لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ کرنٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ پریکاشنز، ایک گائیڈ لائنس رکھتے ہیں، کچھ ٹپس لکھ کے رکھتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کیسے اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے، ان پریکٹسز کو فالو میں لائیں گے. Why is it important to maintain hygienic conditions at workplace؟ دیکھو ہم سب جب کام کرتے ہیں کہیں پہ فیکٹری میں یا کہیں پہ آفس میں، وہاں پہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم جو ہے ہائیجینک کنڈیشنز کو مینٹین رکھے، ہائیجین رکھے، صاف صاف کھانا کھائے، صاف پانی پیے، ٹھیک ہے، صاف صفائی رکھے. یہ کیوں ضروری ہے یہ ہم پڑھیں گے. How to plan a cleaning schedule. If you are in charge of housekeeping, then plan a cleaning schedule as follows. اگر آپ ہاؤس کیپنگ میں کہیں پہ کام کرتے ہیں، یا جو ہمارے ہاؤس کیپنگ کے جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو صاف صفائی کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کیسے اپنا شیڈول بناتے ہیں، وہ اپنا کام کیسے کرتے ہیں. پہلے وہ کرتے ہیں میک اے لسٹ آف تھنگس ٹو بی کلینڈ ایوری ڈے آن ویکینڈس اور منتھلی. پہلے ان کا شیڈول بنا کے رکھتے ہیں، وہ اپنا کیلنڈر بنا کے رکھتے ہیں کہ ہر دن ان کو جو ہے کون کون سی چیزیں، کون کون سی جگہ جو ہے وہ صاف رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا، کیسے اس کو کلین رکھنا ہے، ہائیجینک رکھنا ہے. Prepare a cleaning schedule of the cleaning task that needs to be performed in the store. اسٹور میں جتنے بھی صاف صفائی کے کام ہوتے ہیں ان کا پراپرلی ایک وہ شیڈول بناتے ہیں. Assign tasks to the housekeeping staff. ہاؤس کیپنگ اسٹاف میں جتنے بھی ممبرس ہوتے ہیں ہر ایک کو اپنا اپنا کام سونپا جاتا ہے. Allocate particular jobs, different shifts and to certain employees. اب اگر ہاؤس کیپنگ میں جو ہوتا ہے کہ الگ الگ شفٹس میں کام، جو ہاؤس کیپنگ ممبرس ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ان کو اپنے شفٹ کا کام بتانا، ٹھیک ہے، ان کو سمجھانا، اسائن کرنا، یہ بھی ہاؤس کیپنگ میں ایک ہاؤس کیپر سپروائزر کا جو ہے کام ہوتا ہے. Make a chart indicating which duties ought to be accomplished in which days. ایک چارٹ بنا ہوتا ہے، چارٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں آج سے، جیسے آج کا دن ہے، آج کیا کیا کام کرنے ہیں، کون سی کلیننگ کرنی ہے، کہاں پہ کرنی ہے، کہیں پہ اسپرے کرنا ہے، کہیں پہ باتھ رومز کلین کرنی ہے. کیونکہ جو بڑے فیکٹریز ہوتے ہیں یا کمپنیز یا شاپنگ مالز ہوتے ہیں ان میں بہت کام ہوتا ہے صاف صفائی کا، تو وہ ایٹ اے ٹائم نہیں ہو سکتا، اس میں ان کو شیڈول بنانا پڑتا ہے کون سا کام کب کرنا ہے. Give a copy of a schedule to the staff so that they are well aware of their duties. اب سپوز ایک سپروائزر ہے، ہاؤس کیپنگ سپروائزر، وہ ہر ایک جو اس کے انڈر کام کرتے ہیں، ہاؤس کیپنگ ایسوسیٹس بولتے ہیں ان کو، یا ہاؤس کیپنگ ممبر جو ہوتے ہیں ان کو بولتا ہے کہ ان کو ایک وہ دیتا ہے، لسٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، شیڈول دیتا ہے آپ کو کیا کام کرنا ہے، کس ٹائم پہ کام کرنا ہے، کون سی شفٹ میں آنا ہے. یہ سب چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہے. سو follow up with the staff to ensure that the jobs are being completed on schedule. ہاؤس کیپنگ سپروائزر کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ جو اس کے انڈر سٹاف کام کر رہے ہیں ان کو فالو اپ کرنا، ان کو انسپیکٹ کرنا، سو دیٹ کہ وہ جو ان کو کام دیا گیا ہے وہ پراپرلی کر رہے ہیں کہ نہیں، ٹائم پہ کر رہے ہیں کہ نہیں. آگے بڑھیں گے ہم. Mention the points that are needed while maintaining cleanliness in the store. ایک جو ہمارا ریٹیل سٹور ہوتا ہے یا کوئی ڈپارٹمنٹل یا شاپنگ سٹور ہوتا ہے، اس میں ہم کیسے ایک شیڈول، کیا کیا کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں while making a schedule، جب ہم شیڈول بناتے ہیں، صفائی کا شیڈول بناتے ہیں. Following are the points that we need to keep in mind while maintaining cleanliness in the store. Always keep your entrance clean. پہلا پوائنٹ، مین چیز جس کا خیال رکھنا ہے وہ انٹرنس ہمیشہ کلین ہونی چاہیے. انٹرنس جہاں سے وزٹرز آتے ہیں، جہاں سے کسٹمرز آتے ہیں، امپلائیز انٹر کرتے ہیں، مان لو ڈور ہوگا، گیٹ ہوگا، اس کا انٹرنس بولیں گے، ٹھیک ہے نا.
तो वो हमेशा साफ होना चाहिए, क्लीन नीट होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। वहां पे कूड़ा कचरा केमिकल वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, वो दिखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये पहले इस पॉइंट का ख्याल रखना होता है। कीप द फ्रंट डोर ग्लिटरिंगली, जैसे मैंने बोला, जो मेन डोर होगा, एंट्रेंस होगा, वो साफ भी होना चाहिए, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है ना, वो चमकना चाहिए वहां पे। Ensure that the shelves displays in the store or kept clean. अब जो हम स्टोर के अंदर जाएंगे, ठीक है ना, वहां पे शेल्व्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, रैक्स होते हैं, बहुत सारा फर्नीचर्स होता है, मर्चेंडाइज होता है, उसको क्लीन रखना। वहां पे डस्ट धूल मिट्टी जो भी है वो हटाना, वहां से साफ करना, उसको नीट एंड क्लीन रखना। इस चीज का भी ख्याल रखा जाता है, ठीक है ना। जब हम सफाई का ये बनाते हैं, सफाई करते हैं हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, तो वो इन चीज़ों का पूरा ख्याल रखते हैं। मेंटेन क्लीन वॉशरूम्स। अब जो वॉशरूम्स होते हैं ना, वॉशरूम्स को, तो वॉशरूम हाइजीनिक होना चाहिए, साफ होना चाहिए, क्योंकि वहां से बीमारी इन्फेक्शन फैलने का भी खतरा रहता है, बदबू आने का भी खतरा, ठीक है ना, बैड स्मेल आने का खतरा रहता है। तो मेंटेन वॉशरूम्स भी नीट एंड क्लीन होने चाहिए। सेफ्टी के लिहाज से भी और हाइजीन वगैरह के लिहाज से भी, और जो है अट्रैक्शन के लिहाज से भी, ये जो है सफाई का ख्याल रखा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्थ हजार्ड एंड सेफ्टी हजार्ड? हेल्थ हजार्ड और सेफ्टी हजार्ड में क्या फर्क है वो हम पढ़ेंगे। हेल्थ हजार्ड यूजुअली affects a person's health and brings about delayed results. For example, a person working in the coal mines is a risk of developing lung-related disease in the future. हेल्थ हजार्ड में क्या होता है कि सपोज कोई कोयले की कान में काम कर रहा है, जिसे हम कोल माइन बोलते हैं ना, जब वो काम कर रहा है तो वहां पे लंग से रिलेटेड डिजीज, लंग कैंसर या ब्रोंकाइटिस या और कोई जो खतरनाक बीमारी है वो लगने का खतरा रहता है। लेकिन वो तुरंत नहीं होता है, वो फ्यूचर में होता है, कुछ सालों बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद। तो इस चीज को कहते हैं हम हेल्थ हजार्ड, यानी कि धीरे धीरे कोई सेहत को असरअंदाज करती है, कोई चीज सेहत को नुकसान पहुंचाती है, उसको हम हेल्थ हजार्ड कहते हैं, ठीक है। या कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, वहां पे भी एलर्जीज का खतरा रहता है, या कोई पॉइजनिंग का खतरा रहता है, लेकिन वो तुरंत नहीं होता है, वो कुछ सालों बाद होता है, ठीक है। उसको कहते हैं हेल्थ हजार, धीरे धीरे सेहत को नुकसान पहुंचना, उसको कहते हैं हेल्थ हजार, इतना याद। फिर आता है दूसरा सेफ्टी हजार्ड। सेफ्टी हजार्ड में ये फर्क है कि सेफ्टी आर स्लाइटली डिफरेंट इन दिस रिगार्ड. Safety hazards increase the risk level to which a person is exposed and can bring about immediate effects if not dealt with properly. For example, an example can be of a construction worker falling from the ladder and injuring his skull since he did not use advisor safety helmet. सेफ्टी हजार्ड में तुरंत जो है सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। सपोज अगर कोई वर्कर है, वो किसी ऊंची जगह पे, ऊंची बिल्डिंग पे काम कर रहा है ना, तो अगर उसने सेफ्टी इक्विपमेंट सही से यूज नहीं किया या अपना ख्याल नहीं रखा, तो उसकी गिरने का खतरा रहता है, ठीक है ना। तुरंत उसको फ्रैक्चर लग सकती है, वो इंजर्ड हो सकता है, या खुदा न खास्ता कोई खतरनाक उसको जो है वो इंसिडेंट हो सकता है, तो उसके कहते हैं सेफ्टी हजार्ड, यानी कि तुरंत कोई सेहत को नुकसान पहुंचना, ठीक है, गिरने का खतरा रहना, स्लिप होने का खतरा जहां पे होता है, उसको कहते हैं सेफ्टी हजार्ड। आगे बढ़ेंगे हम। डिस्कस इन डिटेल द कॉमन हेल्थ एंड सेफ्टी प्रॉब्लम्स इन रिटेल, देयर साइंस एंड देयर प्रिवेंटिव मेजर्स। अब हम रिटेल स्टोर्स में जो काम करते हैं, ठीक है ना, या जो रिटेल स्टोर होता है, वहां पे क्या क्या हेल्थ और सेफ्टी प्रॉब्लम्स या हेल्थ या सेफ्टी हजार्ड्स हो सकते हैं एक एम्प्लॉइज को, कस्टमर को, ठीक है ना, और वहां पे कौन से साइंस यूज करते हैं इन चीजों से बचने के लिए, इंजरी से बचने के लिए, हेल्थ को हजार्ड से बचने के लिए, स्टोर को हाइजीन रखने के लिए हम किन टूल्स का, किन साइंस का जो है इस्तेमाल करते हैं, ताकि कस्टमर सेफ रहे, एम्प्लॉयज भी सेफ रहे, वहां पे जो काम करने वाले हैं और वो भी सेफ और फिट रहे।
Some common health and safety concerns or problems in retail, their signs or symptoms and their preventive measures are as follow. देखो, musculoskeletal injuries, sprains and strains. It includes swelling, redness, difficulty moving a particular body part, numbness, tingling and pain. Avoid long periods of repetitive movements. Take micro breaks and change your position. You should avoid awkward position and use an adjustable chair. अगर आप अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं तो अगर आप कहीं पे रिटेल में भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे लंबे टाइम के लिए आपको जो है मूवमेंट करनी पड़ती है या खड़ा रहना पड़ता है, या कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर आप सेफ्टी का ख्याल पूरी तरह से ना रखें, सेहत का ख्याल ना रखें, वहाँ पे मस्कुलोस्केलेटल एनर्जी हो सकती है, ये इंजरी हो सकती है ना। मसल पुल होते हैं या फ्रैक्चर्स होते हैं या कोई इंजरी हो सकती है मसल्स को, जिसे हम मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज कहते हैं। मसल्स में कुछ प्रॉब्लम आना, मोच आना, बैक पेन होना, ये आम सी बात होती है। या छोटे से फ्रैक्चर्स भी आ सकते हैं अगर आप कमजोर है, अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं while working in a retail store. लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग मटेरियल्स। लिफ्टिंग में जो हाउस कीपिंग ये जो डिपार्टमेंट होता है, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट, खासकर जो माल जो है, मर्चेंडाइज जो है पुल करते हैं या पुश करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उसमें भी खास ख्याल रखा जाता है। अगर सही तरीके से कोई चीज ना उठाई, बारी चीज है, बारी मर्चेंडाइज है, उठाया नहीं, उसको पुश नहीं किया अच्छे से, तो उससे भी खतरा रहता है कि एक जो एम्प्लॉय है उसको इंजरी हो सकती है, मोच आ सकती है, मसल पुल हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है सेहत को, या स्क्रैच वगैरह भी लग सकता है, जख्म वगैरह। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ टिप्स है, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। You should avoid an awkward position and use an adjustable chair. देखो, अगर कोई एम्प्लॉय है रिटेल स्टोर में, जैसे मैंने बोला कि वहाँ पे अगर सेल्स पीपल है वो खड़े रहते हैं ना 8 घंटे 9 घंटे, बैक पेन होता है या मसल पेन होता है या पैरों में दर्द हो, तो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। हम सही से चेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सही पोजीशन में खड़ा रहना होता है, ठीक है ना, स्ट्रेट, ऐसा नहीं झुक के या कुछ इस पोजीशन में कि जिससे नुकसान हो सकता है। अब हम अगर बारी कोई सामान उठा रहे हैं, ठीक है ना, बारी कोई सामान पुश कर रहे हैं या उठा रहे हैं, उससे भी जैसे मैंने बोला नुकसान पहुंच सकता है, इंजरी हो सकती है सेहत को। इस चीज को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब अगर कोई बारी चीज है, कोई हेवी चीज है, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में या और बंदों का जो है हेल्प लेकर उठा सकते हैं, उससे हम नुकसान से, उससे हम इंजरी से बच सकते हैं। और अब जब भी कोई चीज उठा रहे हो तो उसको अपने पास बॉडी के बिल्कुल करीब लाके उठाओ, ठीक है। अगर आप दूर से उसको पुल करोगे या पुश करो, उठाने की कोशिश करोगे, तो उससे बैक में, कमर में चोट लगने का खतरा रहता है। ये कुछ टिप्स है। फिर स्लिप्स, ट्रिप्स एंड फॉल्स। कभी कोई अगर पानी गिरा हो गलती से या कुछ केमिकल गिरा हो या सरफेस स्लिपरी हो, टाइल्स वगैरह, तो वहां पे गिरने का भी खतरा रहता है, स्लिप होने का भी खतरा रहता है। तो इट जनरली हैपेंस ऑन स्लिपरी फ्लोर, पर्टिकुलर रेनी डे, खासकर जब बारिश पड़ती है उस दौरान ये ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि आपके शूज वेट है, तो आप आ गए स्टोर में, ठीक है, अचानक से स्लिप हो गई टाइल के ऊपर, क्योंकि टाइल लगे रहते हैं, स्लिपरी फ्लोर्स होते हैं, तो वहां पे आपको ध्यान देना होता है। क्लटर्ड वॉकवेज, या सामान बहुत ज्यादा फ्लोर पे बिखरा है इधर उधर, तो आप चल रहे हैं, वहां से भी गिरने का खतरा रहता है, ट्रिप होने का खतरा, जिसे हम ट्रिप कहते हैं। कोई चीज आपके साथ टकरा के आप गिर जाते हैं, ठीक है ना, तो उस सामान को आप एक साइड से हटाओ, ठीक है ना। हाउस कीपिंग से जो भी आपके अंडर काम कर, जिनका वो काम होगा पर्टिकुलर काम, उनको बोलो साफ रखे फ्लोर्स, ठीक है ना, कोई केमिकल वगैरह ना रखे, पानी ना गिरे, पानी को साफ करे, या चीजें इधर उधर है मर्चेंडाइज, इसको क्लियर करे ताकि चलने में आसानी हो। उससे फिर आप गिरने से बच सकते हैं, स्लिप होने से या ट्रिप होने से बच सकते हैं।
सेफ्टी में हमारा एक और अहम इक्विपमेंट होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो हर जगह हम अक्सर देखते हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, या चाहे रिटेल स्टोर्स हो, कॉर्पोरेट ऑफिस हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो। फायर एक्सटिंग्विशर, जिससे हम आग बुझाते हैं, ठीक है ना। फायर एक्सटिंग्विशर किसे कहते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर और सिंपली एन एक्सटिंग्विशर इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर्स और कंट्रोल स्मॉल फायर्स। जो भी जैसे ही आग लगती है खुदा न खास्ता कहीं पे, तो वहां पे जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उससे हम बुझाते हैं, बुझाने की कोशिश करते हैं ताकि आग फैल न जाए। एक बार अगर आग फैल गई तो फिर फायर एक्सटिंग्विशर से काम नहीं चलेगा, उसको फिर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं बचा सकता है, ठीक है। ये आग को काबू करने के लिए होता है। जैसे ही आग लगती है तुरंत किसी को नजर पड़ गई, एम्प्लॉय को, किसी को, तो फायर एक्सटिंग्विशर तुरंत निकाले जो वहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो कोशिश करिए उससे वहीं पे बुझाने की। एक बार अगर आग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो फिर उसको बुझाना, कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ये सिलेंडर टाइप होते हैं, आपने देखा होगा, हमारे स्कूल में भी है, ठीक है, बाकी जगहों पे भी आपने देखा होगा, रिटेल स्टोर्स में या कई ऑफिस में, ठीक है ना, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में। तो इसमें एक cylindrical pressure vessel containing a fire extinguishing agent, इसके अंदर केमिकल होता है, which can be discharged to extinguish a fire, जो हमने निकाल के उससे स्प्रे कर देते हैं, फिर आग को कंट्रोल करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा क्विक रिव्यू करूंगा, कहीं पे मैंने कोई पॉइंट स्किप तो नहीं किया। डिफाइन हेल्थ, पहले हमने पढ़ा हेल्थ किसे कहते हैं। हेल्थ इज बीइंग मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली फिट। मेंटली फिट होना, फिजिकली फिट होना और इमोशनली फिट होना, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं हेल्थ, या एब्सेंस ऑफ इलनेस और डिजीज, डिजीज का ना होना, बीमारियों का ना होना, इसको भी हम बोलते हैं कि एक इंसान फिट है। डिफाइन हाइजीन, हाइजीन हम बोलते हैं साफ सफाई को, ठीक है ना, साफ खाना पीना, बैठना, ठीक है ना। इसको जब हम हाइजीन रखते हैं तो हाइजीन से क्या होता है, हम बीमारियों से दूर रहते हैं, इन्फेक्शन से दूर रखते हैं। हाइजीन में हमें साफ पानी पीना चाहिए, साफ खाना चाहिए, साफ जगह बैठना चाहिए, सोना चाहिए, ठीक है। डिफाइन सेफ्टी प्रैक्टिस, सेफ्टी प्रैक्टिस में बेटा हमने जो भी हम काम करते हैं, कहीं पे अगर हम काम करते हैं वहां पे कुछ हम एहतियात बरतते हैं, ठीक है, ताकि हम सेफ रहे, हमारी सेहत ठीक सेफ रहे, फिजिकल सेहत ठीक रहे, मेंटल जो हेल्थ है ठीक रहे, इमोशनल हेल्थ ठीक रहे। जो हम तदाबीर करते हैं, जो हम एहतियात बरतते हैं या कुछ टिप्स पे फॉलो करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेफ्टी प्रैक्टिसेस। फिर हमने पढ़े हाउ टू प्लान ए क्लीनिंग शेड्यूल, क्लीनिंग शेड्यूल कैसे करते हैं। रिटेल स्टोर्स में जो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग से, जो साफ सफाई का काम करते हैं, उनका एक सुपरवाइजर होता है, वो कैसे अपने एम्प्लॉयज के उसके अंडर जो काम करते हैं हाउस कीपिंग एसोसिएट्स, उनके लिए शेड्यूल बनाता है, ताकि जो स्टोर है, जो शॉपिंग मॉल है या जो बिल्डिंग है जहाँ पे ये सफाई हो रही है, उसका पूरी तरह से जो है साफ सफाई का काम रखा जाए। तो उसमें मैंने कुछ टिप्स बताए जो एम्प्लॉयज को वो देता है। मेंशन द पॉइंट इज दैट और नीड व्हाइल मेंटेनिंग क्लीननेस इन द स्टोर, कुछ दो चार पॉइंट्स मैंने बताए, अगर रिटेल स्टोर है वहां पे किन खास चीजों का पॉइंट्स का ख्याल रखा जाता है वाइल क्लीनिंग, जब हम सफाई कर रहे होते हैं, जब जो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट होता है जब वो सफाई करता है, चार पॉइंट्स का ख्याल रखता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंट्रेंस, जहां से कस्टमर आते हैं, डोर गेट हो गया, ठीक है ना, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है ना, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसमें कहाँ पे कोई कचरा केमिकल बैड स्मेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से वो होना चाहिए। फिर वॉशरूम भी क्लीन होनी चाहिए। जो स्टोर के शेल्व्स होते हैं जिसपे मर्चेंडाइज रखते हैं, या जो रैक्स होते हैं या हैंगर्स होते हैं या टेबल्स होते हैं या कंप्यूटर्स होते हैं जिन पे कैश बिलिंग विलिंग करता है, उन पे कोई धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, वो चकाचक होना चाहिए, साफ होना चाहिए। इन चीजों का ख्याल हाउस कीपिंग को रखना होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्थ हजार्ड एंड सेफ्टी हजार्ड, फिर हमने पढ़ा हेल्थ हजार्ड। हेल्थ हजार्ड लॉन्ग टर्म, अगर कहीं पे काम करते हैं तो वहां पे अगर सेहत को नुकसान पहुंचती है लॉन्ग टर्म में, ठीक है ना, 5 साल बाद 10 साल बाद लंग्स को नुकसान पहुंचता है या आंखों को या कानों को, उसको कहते हैं हेल्थ हजार्ड। जैसे अगर
मैंने एग्जांपल दी, अगर कोई कोल माइन में काम कर रहा है उसके लंग्स को नुकसान पहुंच सकता है ना, छर्च के साथ खराब, या उसमें लंग कैंसर भी होता है, क्योंकि जो कोल होता है वो जहरीली होता है, उसकी जो फ्यूम्स होते हैं। या केमिकल फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है उसको एलर्जी, अस्थमा हो सकता है। या कोई सिल्क फैक्ट्री में काम कर, वहां पे नॉइज बहुत होता है, तो कुछ सालों बाद आपने देखा होगा उनके वो डेफ होते हैं, उनको सुनाई नहीं देता, ठीक है। या कोई अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री में काम करे जहाँ पे वेल्डिंग का ज्यादा इस्तेमाल, वहां से वेल्डिंग से जो लाइट आती है ना, तेज वो ब्राइट रेडिएशन, उससे आंखों को हेल्थ हजार पहुंच सकता है, ठीक है ना। हेल्थ हजार लॉन्ग टर्म में अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं फिर आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकती है, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल बाद, उसको कह रहे हैं हेल्थ हजार। सेफ्टी हजार तुरंत कोई नुकसान पहुंचना, सपोज कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है ना, कोई इंजीनियर है, कहीं ऊंची जगह पे बिल्डिंग पे काम कर रहा है, उसने कोई सेफ्टी इक्विपमेंट अगर नहीं किए, इस्तेमाल किया प्रॉपरली, या लापरवाही की, तो वो गिर सकता है या इंजरी लग सकती है तुरंत, उसको कहते हैं सेफ्टी हजार। डिस्कस इन डिटेल, फिर हमने पढ़ा हेल्थ एंड सेफ्टी प्रॉब्लम्स इन रिटेल। रिटेल में क्या क्या हेल्थ से रिलेटेड या सेहत से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है, और उनको हम कैसे प्रिवेंट करें। जैसे मैंने बोला, मस्कुलो स्केलेटल इंजरीज हो सकती है ना, मसल मसल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या हड्डियों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप जो है सही तरीके से काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग, फिर दूसरा हो सकता है आपने कोई भारी चीज उठाई, भारी मर्चेंडाइज या सामान इधर से उधर कर रहे हो आप, तो बैक बैक में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इस कुछ चीज को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं सामान जो है थोड़ा थोड़ा करके उठाए, पूरा एक साथ ना उठाए जो आप उठा नहीं सकते, ठीक है, तो उससे आप इंजरी से बच सकते हैं। दूसरा, जो आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी चीज अगर भारी चीज उठानी हो उसको अपने करीब लाके उठाए, ठीक है ना, अपने बॉडी के करीब, फिर आप आराम से उसको उठा सकते हैं। अगर दूर से उठाने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, लग सकती है। या दूसरे जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी हेल्प ले ले आप, कोई अगर भारी चीज उठानी, तो इसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर स्लिप्स, ट्रिप्स एंड फॉल्स, अगर आप चल रहे हो, ठीक है ना, फ्लोर पे, स्टील स्टोर के फ्लोर यूजुअली टाइल्स लगे होते हैं, पानी वानी गिरा होता है कभी गलती से, ठीक है ना, तो अगर आप चल रहे हैं वहां से स्लिप भी हो सकते हैं। या नीचे मर्चेंडाइज या कुछ ऐसा चीजें आपने रखी है जमा भीड़ भाड़ करके, तो आप चल रहे हो वहां से, तो वहां से भी गिरने का खतरा रहता है या चोट लगने का खतरा रहता है। इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हाउसकीपिंग को इसका ख्याल रखना होता है, साफ सफाई का, ठीक है ना, चीजों को अनक्लटर करना। फिर हमने लास्ट में पढ़ा फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर इज अ सिलेंड्रिकल मेश, ये होता है वेसल होता है वो सिलेंडर शेप में, जिससे हम आग बुझाते हैं, ठीक है ना, आग को कंट्रोल करते हैं। वंस द फायर इज आउट ऑफ कंट्रोल देन वी कैन नॉट कंट्रोल इट, कोशिश करने इमिडिएटली, अगर कहीं पे लगा कि आग लग रही है, तुरंत सिलेंडर वेसल निकाल के उससे हम जो है स्प्रे करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।